हेलो बच्चों, सभी बच्चों का वेलकम है, सभी का स्वागत है। यूपी अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री यूपी अभ्युदय योजना में मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आप सभी जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं, तो 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करें। क्लास में आने के बाद वेरी गुड इवनिंग प्रखर, वेरी गुड इवनिंग शिवांगी, शिवानी, शुभी, ठीक है, सभी को वेलकम है। तो सभी क्लास में आ जाएं, तो उसके बाद एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि सर जस्ट स्टार्ट द क्लास। शिव पूजन, आशीष, अजीत, हाँ सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है। जो लोग थोड़े लेट आए उनके लिए भी ठीक है, जो टाइम से आ जाते हैं उनके लिए भी ठीक है। तो आदित्य, चलिए, आप लोगों की पढ़ाई हो रही है बच्चों। देखिए, आपको अभी पता चला होगा कि शायद आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए देखिए, थोड़ी सी भी घबराइएगा नहीं, बस इसे एग्जाम की तरह लीजिए और एग्जाम की तरह दीजिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में मिर्जापुर की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट का मैं समय लूंगा आपके ज्वाइनिंग की, आप ने ज्वाइन किया तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप क्लास में एंटर करें, एटलीस्ट इसका ध्यान रखें कि पिछला वाला लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब आप पिछला वाला लेक्चर पढ़ के आएंगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से होंगी। तो कोशिश ये करिए कि आप पिछले वाले पार्ट को जरूर पढ़ के आइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता भी रहा हूँ, और कोशिश भी करें कि उसे करते भी रहें मेरे भी साथ में, और अलग से भी करके जो नहीं आता है उसे मैसेज करके एक बार ही पूछ लें, ठीक है। क्योंकि थोड़ी से एक चीज को ध्यान रखें कि एग्जाम आपको भी देना है। चलिए, तो स्टार्ट करें। आदित्य, प्रखर, शिवपूजन, शुभी, शिवांगी, अंचल, गुड़िया, सुहासिनी, रीता। चलें स्टार्ट करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बताइए, कल मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? कल मैंने आपको कौन सा टॉपिक कवर कराया था? लास्ट में कौन सा टॉपिक कवर कराया था? लास्ट में मैंने आपको कल क्वांटम नंबर खत्म कराया था, ठीक है। तो क्वांटम नंबर, और देखिए आज आपका ऑलमोस्ट पोर्शन, मतलब लगभग 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। हो सकता है 100% भी खत्म हो जाए, ठीक है, हो सकता है 100% भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आप सभी, अब हम चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना प्रखर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की आप क्वांटम नंबर नीट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी पूछा ही जाता है। तो इन 2 पार्ट को आपको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। बेसिक मतलब तो होता है कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना, लेकिन उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को भी हमें फोकस करना है, उन्हें ध्यान देना, उन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग इन चीजों को कर लेंगे। तो आज के जो टॉपिक हमें कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उसमें क्वांटम नंबर, जो कि लास्ट क्लास में हो चुका है, सो मैं आपको थोड़ा सा बस रिवीजन दूंगा और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड, मतलब अर्ध, मतलब हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ, फुल फील्ड मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे, वो क्या होता है। कुछ और भी चीजें बीच बीच में आपको आएंगी, और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं आपको क्वांटम नंबर मैंने करा दिया था, उस पर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको फिर से रिविजन करा देता हूँ।
5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में रिवीजन करा दूं। जिन्होंने कल क्लास नहीं लिया या लेट हो गया किसी वजह से, उनको मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है AIPMT में 94 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट पहला काम मैं आपको करता हूँ रिवीजन करा देता हूँ। पहले रिवीजन करा देता हूँ आपको। चलिए रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं पेज हमारे पास कहाँ होगा। देखिए इतने क्वेश्चन है आज, है ना, ढेर सारे क्वेश्चन है। पेज बता देता हूँ, है ना। तो पहली चीज मेरे साथ साथ बोलते भी रहिएगा, जिसे आता है जिसे नहीं आता है वो सुनते रहिएगा, ठीक है। और कल का लेक्चर देख लीजिएगा, नोट्स उसी से बना लीजिएगा। मैंने बोला था कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर वो नंबर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी नंबर अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता, सारी इंफॉर्मेशन दे दे, तो दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर। क्लियर। तो क्वांटम नंबर आपके 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं इसको टू द पॉइंट लिखूंगा, p नंबर लिख दूंगा। a मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसे हिंदी में द्विगंशी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। KLM, m का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये होता है, ठीक है। अब n जो होता है वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ सेल को दिखाता है या नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखाता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखाएगा तो इसका मतलब है आप उसमें से r की बात कर सकते हैं, एनर्जी की बात कर सकते हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था। n की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती, ध्यान रखिएगा, 0 नहीं होती, हमेशा 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं न्यूक्लियस के चारों ओर एक भी ऑर्बिट ना रखूं, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर एक भी ऑर्बिट ना रखूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें तो ऑर्बिट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब ऑर्बिट आएगा, ऑर्बिटल आएगा, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। जब होगा ही नहीं तो बात कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। L की जो वैल्यू होती है वो n पे डिपेंड करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि L की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है, 0 to n-1 होती है। मतलब कि अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, ठीक है, 0 to n-1। और अगर L की वैल्यू 0 होती है तो याद रखिएगा वो s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, यानी s सबसेल की बात कर रहे हैं हम। L की वैल्यू अगर 1 है तो मैं p सबसेल की बात कर रहा हूँ। L की वैल्यू अगर S012 है तो मैं sp-d सबसेल की बात कर रहा हूँ। तो ये जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है। और मैंने इसी में कल आपको एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखाया था। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 अंडर रूट में, सुभी बताओ बेटा, यही था ना, L+1, सुभी यही था, ये कल मैंने बताया था। मिस्टर दिव्य प्रताप सिंह, सभी बताइए, अजीत, आदित्य, ये फॉर्मूला था आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। डेफिनेटली क्वेश्चन नीट में आता है यहाँ से, इसे ध्यान रखिएगा। फिर ये क्या करता है, ये अगर ऑर्बिट को बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये आपको किसको बताएगा, सबसेल को बताएगा। ऑर्बिट किस में डिवाइड होता है, सबसेल में डिवाइड होता है। सबसेल किससे बने होते हैं, ऑर्बिटल से बने होते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। m जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m की वैल्यू L पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू L प्लस L माइनस L2 प्लस L होती है, माइनस L2 प्लस L होती है, इंक्लूडिंग जीरो। कल पढ़ा रखा था, कल पूरा लेक्चर देखिएगा, अभी तो मैं 5 मिनट में सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो L की वैल्यू m की वैल्यू L पे डिपेंड करेगी, माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास L की वैल्यू L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, 0,
+1। ठीक, अब स्पिन क्वांटम नंबर देख लो। स्पिन क्वांटम नंबर ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वैल्यू होती है ±½ होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कल इसमें बताई थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप नेचर में किस तरह से ओरिएंटेड हैं, मतलब किस तरह से आप नेचर में हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, क्लियर है ये बातें? जैसे जैसे अभी आप मुझे देखिए, मैं नेचर में इस तरह से ओरिएंटेड हूँ। ठीक, लेकिन ये मेरा जो माइक है वो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है। तो ये सारे ये हर एक चीजों की अलग अलग ओरिएंटेशन होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर हो, सभी का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर के बारे में चीजें हो गई थी। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें से अगर आप n+l को, अब आप इसे जरा थ्योरी के फॉर्म में लिख भी लीजिए, n+l, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा n+l रूल। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, पहले इसे हम कर लें। n+l रूल, या इसी को बोलते हैं एनर्जी रूल। ठीक है प्रखर, सुपोजन, मिस्टर तिवारी, शिवांगी, अंचल, n+l रूल। तो n+l रूल क्या होता है? एनर्जी रूल होता है। तो देखो, किसी भी, और जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करता हूं तो किस ऑर्बिटल में फिल करना होता है ये डिसाइड करता है एनर्जी से। तो हम ये बोलते हैं एनर्जी डिसाइड कैसे करें कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो इस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन नीट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के बेसिस पे। ठीक है, तो n+l रूल जो होती है एनर्जी रूल होती है। ये कहता है कि अगर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये कहता है इफ द वैल्यू ऑफ n+l इज मैक्सिमम, अगर n+l की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एनर्जी क्या होगी आपकी? एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इन द सेम वे इफ द n+l की जो वैल्यू होगी, इफ इट इज अ मिनिमम, ये वैल्यू अगर कम है तो एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। अच्छा, आप सभी का एक बहुत थैंक्स, और मतलब थैंक्स इसलिए कि देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि मैक्सिमम स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं, तो जब मैंने कराऊंगा चीज़ें को तो थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी आप बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हो और चीज़ों को समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, कंपटीशन में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, कंपटीशन सिर्फ कंपटीशन होता है। उसमें आपको जिस लैंग्वेज में चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें नहीं आती उसे उस लैंग्वेज में सीखिए, या उसे कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे, और सारे यूपी बोर्ड, मैक्सिमम यूपी बोर्ड के बच्चे होने के बाद भी आप मेहनत कर रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सभी को थैंक यू कि आप सभी मेहनत कर रहे हो और चीज़ों को सीख रहे हो। और कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक, किसी भी सेंटेंस में, या सब किसी भी मतलब जो भी आपके वर्ड्स आते हैं, तो आप एक बारी जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसे बता दूं। हालांकि मैं पढ़ाते समय ही आपको कोशिश करता हूं कि चीज़ों को बता दूं। ठीक है, और आप सभी मेहनत भी कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो n+l रूल क्या कहता है शुभी? ये n+l बोलता है कि एनर्जी मैक्सिमम तो मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम तो मिनिमम। सुहासिनी, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, देखो जरा ध्यान से, अगर इफ, ये लिख लेना लाइन, इफ n+l इज सेम फॉर टू ऑर्बिटल, फॉर टू वैल्यू, है ना, दो जगह के लिए अगर n+l की वैल्यू सेम है, तब किसकी एनर्जी मैक्सिमम और किसकी एनर्जी मिनिमम बोलोगे? तो होगा क्या कि अगर n+l में जब जिसका n ज्यादा होगा, जिसका सपोज कर लो
दो वैल्यू है n प्लस एल की इक्वल है, ठीक है। तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, ठीक। ये पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ आपको ना, एकदम आराम से लिखिए इस पे क्वेश्चन। देखिए ये चैप्टर बहुत इजी है। मोल के कंपैरिजन में अगर आपको मोल समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया, ठीक है। एक बार लिख लीजिए इसे, इफ एनर्जी n is maximum so energy is maximum, एनर्जी मिनिमम, ठीक है। पूजन अभिषेक, अजीत, आदित्य, ठीक है। शुभी, शिवांगी, मिस्टर संजय सिंह भी हमारे बीच हैं। संजय सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपने लिख लिया होगा। अब देखिए जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए अब देखिए, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पार्ट आ गया, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाह रहा था, बट आप 11th पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1s, ठीक है, या ऐसा सोचिए मैंने बोला 3p, ठीक है, और 4s। 3p में n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ये जो पहला वाला होता है ना, ये n होता है, और इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू क्या होगी? अभी आपने पढ़ा कि अगर l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, ठीक है सभी, 2 है तो d ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पे क्या है? p है, यहाँ पे क्या है? p है। तो p है तो l की वैल्यू क्या रही होगी? 1। तो क्या l की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, और यहाँ l की वैल्यू लिख देता हूँ 0। जरा यहाँ बताओ, इस वाले पार्ट के लिए क्या n प्लस एल की जो वैल्यू है वो 3 प्लस 1 दैट इज 4, और यहाँ के लिए n प्लस एल दैट इज 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4 हुआ। तो यहाँ पे देखो दोनों में n प्लस एल की वैल्यू बराबर होगी। अब मैं किस में बोलूंगा कि एनर्जी ज्यादा है, तो उसके लिए क्या देखेंगे? उसके लिए प्रखर, उसके लिए क्या देखेंगे बच्चे? उसके लिए हम लोग n देखेंगे। देखो n ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यही मैं बोल रहा था आपसे, ठीक है, यही मैं आपसे बोल रहा था। यही अगर मैं 3s की बात करूं तो 3s के लिए 3 की n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। तो यहाँ पे देखो इसके लिए n प्लस एल जो है वो 3 प्लस 0, ये 3 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों या तीनों की एनर्जी को कंपेयर करूं, तो सबसे कम एनर्जी कौन सी होगी, सबसे ज्यादा कौन सी होगी? जरा इसको लिखिए, तो जरा ऑर्डर में लिखिए। 4s, या मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, ये बताइएगा। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? 4s, 3s, 3p, 3s, सही है, इसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा आपको मैंने रिवाइज करा दिया चीजों को, अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। देखिए ये आपका 94 में आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अच्छा देखिए एनर्जी रूल पे ही आ गया क्वेश्चन। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए क्या करेंगे शिवपूजन जी? हाईएस्ट एनर्जी के लिए क्या करेंगे? क्या हाईएस्ट एनर्जी के लिए n प्लस एल को ऐड कर दूं? क्या n प्लस एल को ऐड कर दूं शिवपूजन? देखो ये क्या होगा? 3 प्लस 2, इसका देखो, इसके लिए इसको ऐड करना है, इसके लिए n प्लस एल इसको ऐड करना है, इसके लिए इसको ऐड करना है, इसके लिए इसको ऐड करना है ना।
तो देखो इस डी वाले के लिए 5 हो गया, सीधे सीधे देखो। ए वाले के लिए देखो क्या है, 3 2 5, ए वाले के लिए 5 है, बी वाले के लिए क्या है 6 है, 4 2 6, सी वाले के लिए क्या है 4 1 5, और डी वाले के लिए क्या है 5 है। तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हुई, एन प्लस एल लगा के बी वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा हुई। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, ये एनर्जी रूल आपका है ना। तो देख लीजिए इसे, मैं इसकी पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आपको सेंड कर दूं ग्रुप में, बट आप याद दिलाएंगे तब, है ना, क्योंकि पीडीएफ कहाँ रखी है मुझे ध्यान नहीं होगा। बट आप इसे इसके लेक्चर के समय इस वाले पार्ट को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए, तो एन प्लस एल से आपने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा अभी रुक जाइए, इसको अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर कर देंगे। अभी ये मैं थोड़ा सा पढ़ाना है मुझे। इस तरह के क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। आदित्य इस पे क्वेश्चन करना बच्चे। वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि h की वैल्यू दिया हुआ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ आपको, स्पीड ऑफ लाइट भी दिया है यानी कि v भी दिया है, 3 to 10 to the power 70 नैनोमीटर दिया। अच्छा, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency this, अच्छा, ये h दिया है और वेलोसिटी दिया हुआ है। ये कह रहा है कि which value is closest to the wavelength in nanometer of the quantum of light with frequency this। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, क्या आपने लाइट की जो एनर्जी है, क्या एच न्यू पढ़ा है क्या, एच न्यू पढ़ा है, और यही क्या आपने एस सी बाई लैम्डा भी पढ़ा है क्या, एस सी बाई लैम्डा भी पढ़ा है ना। तो ये कह रहा है कि न्यू की वैल्यू बताओ, न्यू की वैल्यू बताओ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यू इक्वल्स टू क्या हुआ, सी बाई लैम्डा हुआ, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा हुआ। तो आपको पूछ क्या रहा है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई न्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई न्यू। अब जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, सी की वैल्यू क्या है, इसको आप लोग इसको जरा इस वैल्यू को निकालिए जरा, है ना। लैम्डा की वैल्यू पूछ रहे हैं वो, जरा निकालो तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके सारे बच्चे। ठीक है संजय, कोशिश करो बच्चे। देखिए सी की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 17, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 15। अब बच्चे इसे डिवाइड कर लो, 3/6 क्या हुआ, 0.5 हो गया, 3/6 अगर मैं कहूँ 0.5 हो गया, तो 0.5, ठीक। और ये 5 है, 15 है, ऊपर क्या है 2 है, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हुआ 15 16 17 इंटू 10 टू द पावर 2 हुआ, 10 टू द पावर 2 हुआ, मतलब ये क्या हुआ, इसको इधर करो तो तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हुआ। ठीक है, अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी किस में चाहिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज नैनोमीटर में वैल्यू। हाँ, ये 10 टू द पावर मतलब ये क्या आ रहा है, अच्छा देखो ये नैनोमीटर में है ना, ये नैनोमीटर में है, तो और तुम्हें नैनोमीटर में ही चाहिए, तो वेलोसिटी को क्या करो, नैनोमीटर में 10 टू द पावर 9 से कर लो, 10 टू द पावर, ये जो डेटा छूट रहा है ना, नैनोमीटर यहाँ लिख दो 10 टू द पावर, सॉरी नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 ना,
ठीक है। तो अब आप इसे 10 टू द पावर माइनस के 9 पे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइनस कर दो, 5 6 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो इसको इसे इक्वेट कर लीजिए, तो मेरे ख्याल से ये 50 वाला आंसर आएगा आपका। वैल्यू एक बार ही मैं चेक कर लेता हूँ, इसे कैलकुलेट कर लो। ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, एक बार आप इसे करिए। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2 बार आया हुआ है। तो आंसर ये देखिए 2003 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, हाँ कोई डेटा मिस तो नहीं हुआ, 34 है वो, 17 सही लिखा है, तो क्या हुआ, ये 50 नैनोमीटर आ रहा है आपका, 15 17 देखिए पॉइंट, अच्छा ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई थी, कैलकुलेशन हल्की सी मिस्टेक हो गई। ये जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ तक तो वही है, इसको हटा दो, नैनोमीटर में तो पहले ही दे रखा है इसने, है ना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, 50.5 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर है ये, है ना। अब इससे क्या करो, 2 हटाओगे तो एक इधर हटेगा और एक 0 इधर, तो इसका क्या मतलब हो गया, 50 नैनोमीटर, हाँ सही है, 50 नैनोमीटर हुआ। अच्छा मेडिकल में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे आप कहीं ऐसा लेंदी कैलकुलेशन हो गया और आप इन चीज़ों को थोड़ा सा भूल गए, या कि यहाँ आपने डेटा हो सकता ना पढ़ा, जल्दी में आगे बढ़ गया, तो ये ध्यान रखिए, जैसे एक 50 आ रहा है, 225 75, तो आपका आंसर 50 वाला ही सही होगा, उसी को मार आगे उसे टिक करके आगे बढ़िएगा। और दूसरी चीज, ये क्वेश्चन 2003 में भी आया हुआ है, 2003 में आया हुआ है, थोड़ा सा उसमें डेटा को उसने 10 टू द पावर माइनस वाला डेटा को थोड़ा चेंज करके देखा है। तो ये ध्यान रखिए कि प्लैंक कांस्टेंट से किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक चीज और बताई थी मैंने, प्लैंक कांस्टेंट से जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू या E इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा, तो ये वाली चीजों को भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। तो रूबिडियम के लिए अभी मैं आपको थोड़ा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो आप कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो अभी मैं थोड़ी देर में सिखाता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन करा दूं या आपको सिखा दूं, 1s2 2s2 आता होगा रूबिडियम का आपको, तो उसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, जैसे मान लीजिए एक बार कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, वहां पे भी और डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जिसको जिसको पता है वो देख लीजिए। 37 को अगर मैं 1s2 2s2 के फॉर्म में लिखूं, तो 1 2 3 4 4 मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हीलियम यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन 5s1 होगा, ठीक है। अगर आप इसे करना चाहते हैं 1s2 2s2 के फॉर्म में, तो ऐसे लिखिए 1s2, इसको देख भी लीजिएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s1, देख लीजिए इसे, 2 2 4 6 10, तो 12 6 18 19 20 10 30 6 36 1 37 37 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 37 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 के अकॉर्डिंग ऐसे फिल करते हैं। जिसे नहीं पता होगा, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूँ, अभी सिखाने वाला हूँ, तो इसे जिसे नहीं पता वो देख लीजिए, है ना। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों, देखिए 5 में गया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5 में।
5 के s में गया। देखिए ये लिखा था मैंने 5s1। तो अब इसका मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आ जाइए 5s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या हुई 5। अब जरा देख लीजिए, एक यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, अब l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1 रहती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। लेकिन 1 है, s बोल रहा है, इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू है 0। तो अब जरा देख लीजिए ये कहाँ का है। अब ये 1 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 1 है तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, ये वाला। ठीक है, अच्छा अगर एल एस है तो 0, अगर एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू क्या हुई 0, क्योंकि वो माइनस एल टू प्लस एल है। और एस की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस हाफ। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ माइनस होता तो भी सही होता, प्लस होता तो भी सही होता। तो ठीक है, बातें समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। फिर आप क्वांटम नंबर की बात करेंगे कि कौन सा क्वांटम नंबर उसके लिए ठीक है। तो क्वांटम नंबर का हो गया है। देखिए ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर में सिखाता हूँ। देखिए ये मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। nth बोहर ऑर्बिट का एनर्जी का जो फार्मूला होता है -13.6। और बताइए क्या होता है z²/n² होता है क्या, z²/n² होता है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जरा आप लोग को बताया हुआ है तो आप इसे एक बार देख लें, मैंने नोट्स में लिखाया भी है। तो क्या ये फार्मूला सही है आपका। एनर्जी ऑफ जो nth बोहर ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला है z इक्वल्स टू -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या ये वैल्यू सही है क्या, सही है क्या। अच्छा ये वैल्यू अगर सही है, प्रखर ये वैल्यू अगर सही है तो मुझे एक बात बताओ, z हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या है। सभी बच्चे जरा मैसेज करिए तो। अंचल, आंचल, आंचल नाम है कि अंचल नाम है आपका। सुबी, रीता, सुहासिनी, गुड़िया, शिवांगी, प्रखर, शिवपूजन, आदित्य, अजीत, अभिषेक। मैं कई लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, पर आप ध्यान रखिए मैं सभी बच्चों के ऊपर नजर रखा हूँ, है ना। जल्दी से नाम बताओ, सॉरी नाम नहीं, z की वैल्यू बताओ तो। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ 1 हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n²। तो ये वैल्यू देखो कहाँ मिल रही है तुम लोगों को, ये वैल्यू तुम लोग को यहाँ मिल रही है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 92 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये वाला चैप्टर दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन में बहुत इजी है। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है, बट ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखते रहें। सो होप कि ये वाला अभी खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में एंटर कर जाएंगे या कुछ क्वेश्चन करा के एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिखा दूं क्या आप लोगों को। इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले ना। और देखिए इसका जो डिटेल में क्वेश्चन आता है वो आता है जेई के बच्चों के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको समझ लीजिए आप लोग। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ध्यान से सुनना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब बाहर के सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसी को मैं बोलूंगा आयनन विभव।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल मैं जब आपको इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी पढ़ाएंगे। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि हिंदी इंग्लिश का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आप कंपटीशन दे रहे हैं। तो अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो देखो कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि अगर वो लिंक, वो टॉपिक का लिंक किसी दूसरे चैप्टर में भी है, मान लीजिए उसको आपने अभी नहीं पढ़ा, अभी आपने नहीं पढ़ा, तो भी कंपटीशन में है, अगर किसी भी चैप्टर से लिंक होगा तो वो यहाँ पूछा जा सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट 11th के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया जाता है, बट क्वेश्चन आपको इसने 2nd चैप्टर में डाल दिया। तो यही है कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन यही है। सीबीएसई में मैंने आपको बताया है, या बोर्ड में आपने सुना नहीं होगा कि कोई बच्चा फेल होता है। आप अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, यकीन मानिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप 0 पे भी हैं, और अगर आप 1 महीने तक पढ़ लें, सिर्फ पढ़ाई कर लें 1 महीने तक, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप 10 महीने पढ़िए, 11 महीने पढ़िए, और लास्ट के 1 महीने मत पढ़िए कंपटीशन के लिए, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, लास्ट का 1 महीना मत पढ़ो, देखिए आपका एग्जाम जो बहुत अच्छा होने वाला था वो बहुत खराब हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर competition and your board examination. So don't worry about your boards. बोर्ड्स बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और कोशिश ये रखिए कि आप क्वेश्चन कर लेंगे तो बोर्ड बहुत अच्छा होगा। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको फुल एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपना 100% देना होगा। जब आप 100% देंगे तभी रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आप, भाई तबीयत आपकी खराब है, आप क्लास नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ घूमने के चक्कर में क्लास नहीं ले रहे तब गड़बड़ है। तो कंपटीशन को कंपटीशन जैसा पढ़ेंगे हम लोग, और बोर्ड को बोर्ड जैसा पढ़ेंगे। चलिए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप इस क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया तो है, लेकिन दो टॉपिक को मिक्स करके नहीं बताया है, तो यहाँ पे सुन लीजिए। तो भाई एक बात मुझे बताइए कि आपने हाइड्रोजन एटम का एनर्जी, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम में यही जो होता है, यही फर्स्ट सेल वाला ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होता है। हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फर्स्ट सेल में ही होता है। इस सेल की एनर्जी बता दीजिए मुझे कितनी होती है। बस अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, देखिए यहाँ पे nth ऑर्बिट की जगह मैं बोल रहा हूँ n ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या हो गई थी, ये 1 हो गई, n की वैल्यू भी 1 रख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आप ये बोल सकते हैं, सो भी ध्यान से देखना बेटा और आंसर भी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रही हो, अरे बात समझ, देख के समझ के आंसर भी करिए, ठीक है। रीता, चलो बच्चे देखो यहाँ, तो इस वाले यहाँ पे जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन की, क्या मैं लिख सकता हूँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ? कोई डाउट? नहीं लिख सकता ना, सॉरी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर ये पूछूं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, तो इतनी अगर मैं प्लस की एनर्जी डाल दूं, अगर इतनी प्लस की एनर्जी डाल दूं, इतना तो माइनस है इस पे, इतनी प्लस की एनर्जी डाल दूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर चला जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं। तो ये मैं बोल सकता हूं कि इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी,
प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 13.6। हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 13.6। समझ रहे हो कि नहीं? बस सारे हिलाते जा रहे हो सारे लोग, हाँ हाँ कर दोगे, ऐसे नहीं, समझ समझ के करो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई का पेट क्वेश्चन है, जेई में हमें अक्सर आता है, मेडिकल में कम आता है, तो जितना आता है उतनी चीजें मेडिकल को बता दे रहा हूं मैं, मेडिकल के लोगों को। हाइड्रोजन की जगह बच्चों अगर मैं यहाँ हीलियम ले लूं, हीलियम नहीं, हीलियम कौन सा लूंगा? हीलियम प्लस 1, हीलियम प्लस 1। अब बताओ यहाँ एनर्जी का क्या फार्मूला लगाऊं? क्या यही फार्मूला होगा? यही फार्मूला होगा ना? होगा कि नहीं? एन की वैल्यू यहाँ पे भी 1 ही होगी, एग्री? जेड की वैल्यू जरा बता दो मुझे, जेड की वैल्यू बताओ, शिवपूजन तुम बताना, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे हीलियम के लिए? आदित्य, जेड की वैल्यू क्या होती है बच्चे? सुबह, रीता, मैं सुहासिनी, सुहासिनी आती है कभी कभी गायब हो जाती है ना? अच्छा, कभी कभी लेट हो जाता है ना। चलो, Z की हीलियम के लिए Z की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, क्या आपने पढ़ा भी होगा। हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, लिथियम के लिए 3 होती है। ये जब मैं वहां पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो क्या यहाँ Z मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या? अगर आपने 2 का स्क्वायर कर दिया तो जो E की वैल्यू आ रही है 13.6, E की जो वैल्यू है, आप इसे कैलकुलेट करके लिखिए, मैं ये लिख देता हूँ आपको, है ना? कैलकुलेट आप लोग करिए, एन की वैल्यू 1 रख देना और जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। 4 इंटू 13.6 करो, 4 इंटू 13.6, 54 समथिंग आएगा। फिफ्टी फोर आ रहा है ना, 54, लेकिन माइनस में आ रहा है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में वैल्यू आ रही है ना? अच्छा, माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? उतनी क्या प्लस की एनर्जी दे दूं क्या? उतनी प्लस की एनर्जी दे दूंगा तो बाहर चली जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए क्या हो जाएगी? इतना। अगर मैं लिथियम के लिए पूछूं तो लिथियम के लिए आप होमवर्क कर लीजिएगा, लिथियम के लिए आप घर से करके आइएगा। लिथियम +2 के लिए Z की वैल्यू होगी 3, अब उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 समथिंग में आ जाएगी वैल्यू। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे समझाते समय मैं आपको टू दी पॉइंट बताता हूँ, है ना? अगर आप बुक से यही क्वेश्चन देखेंगे तो 1 पेज का कैलकुलेशन है वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक समझ लो, एग्जाम में आपको कंपटीशन में इतना टाइम नहीं है कि आप बिना बेसिक जाने आप सारे क्वेश्चन कर लें, है ना? तो चलिए कर लीजिए, इसे उतार लीजिए, उतार लीजिए। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए, इधर उधर सर घुमा लीजिए, है ना आदित्य? ये भी कर लोगे। एनर्जी दिया हुआ है 2 रेडिएशन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ठीक है? वेवलेंथ,
तो S तो कॉमन ही होगा और 2 रेडिएशन है तो C भी कॉमन ही होगा। तो E की वैल्यू किस पे रिलेट करेगी, 1 बाई लैम्डा। तो E1 बाई E2 इक्वल्स टू बेटा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अब वैल्यू पुट करके आंसर बता देना, मुझे ये मत बताना कि सर ये होगा वो होगा, जो भी होगा आप देख लीजिए। E1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये 25 दिया हुआ, 50 दिया हुआ, वैल्यू को पुट कर दो, 25 बटा 50 1 बाई 2, तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 ना। 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए लगातार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन एक बार देखो, हिंदी मीडियम वाले देख लो बच्चों। दो एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को कंपैरिजन करने को बोल रहा है। सीधा फार्मूला लिख दो, इक्वल्स टू एससी बाय लैम्डा। वैल्यू को जो कांस्टेंट होगी उसको कांस्टेंट में डाल देना, जो वेरिएबल है उसको रिलेशन में डाल देना, पुट कर देना। ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा है ना आपने, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, ऐसा पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के लगभग करा दिए। क्वांटम नंबर खत्म हो गया है ना, क्वांटम नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप देखो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। एक अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़ना है और फिर पाउलिस क्रिस्टियन प्रिंसिपल पढ़ना है। पहले अफबाऊ प्रिंसिपल पढ़ते ना, अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ प्रिंसिपल किसका बाहु है, आफ का बाहु है, जिसका नाम क्या हुआ, अफबाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए अफबाऊ जो है बेसिकली एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप मतलब बनाना, किसी को बनाना। तो इसने अफबाऊ प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, whenever electron is filled, first you have to fill it in a lower energy level then higher energy level। यही अफबाऊ प्रिंसिपल है। तो अफबाऊ प्रिंसिपल क्या हुआ, पहले आपको इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में फिल करना है, फिर आपको इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में फिल करना है। ये मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट fill the electron in lower level, then fill the electron in higher energy level। ठीक, अबव प्रिंसिपल क्या हुआ, पहले आप इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में फिल करें, फिर आप इलेक्ट्रॉन को अपर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल में फिल करें। अब मैंने आपको एनर्जी रूल तो पढ़ा ही दिया कि एनर्जी रूल अभी आपने पढ़ा ना, इसके पहले देखिए N+L रूल। तो N+L रूल जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से देख लीजिए क्या है N+L रूल, कि
अब देखो n प्लस एल रूल में पहला तो जो फर्स्ट सेल होता है उसमें एक ही सब सेल होता है एस सब सेल। जो दूसरा सब सेल होता है वो होता है 2s। फिर दूसरे वाले में ही एक दूसरा भी सब सेल होता है जिसे आप बोलते हैं p सब सेल। थर्ड वाले में क्या होता है, सॉरी फोर्थ वाले में क्या होता है, पता है ना आप लोगों को? फाइव जी होता है, हालांकि जी तक कभी पहुंचे नहीं हम, ठीक है। तो पहले आपको इसमें ये बताओ कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा, अपर एनर्जी लेवल कैसे होगा, n प्लस एल रूल को फॉलो करके। अब मैं दो तीन चीज पूछ लेता हूँ, देखो पहले आप लोग अपने से बताओ, जरा अपने से करो। 1s 1s देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं, 2 मिनट का समय ले लो। मिस्टर निखिल तिवारी, निखिल एक दिन मेरी क्लास में आए थे कहीं पे, तो मैंने बच्चों को वहां से बहुत डांटा, है ना निखिल? मैंने बच्चों को वहां पे बहुत डांटा था, निखिल थे क्लास में। तो देखो देखो कई बच्चों ने बता दिया 1s का एनर्जी सबसे कम होगा, इसके लिए n प्लस एल रूल की वैल्यू हो गई 1, इसके लिए 1 प्लस एल की वैल्यू हो गई 2, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 3, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 3, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 4, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 4, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 5। क्लियर? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट? अगर कोई डाउट है तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, n प्लस एल एन प्लस एल एन प्लस एल निकालना हर जगह, है ना? अब निखिल मेरी बात का आंसर करो, 2p में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 3s में? 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे या 3s में? शुभी और शिवांगी आप लोग आंसर करें, 3p में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे या 4s में? 3p में या 4s में, जल्दी बताइए। चलिए आप लोग बता रहे हैं अच्छा 2p में और 3p में, इसका मतलब एनर्जी लेवल समझ में आ गया। यही तो आप बाबू बोल रहे हैं, यही तो आप बाबू बोल रहे हैं आपको। क्लियर है? तो कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करना है पता चल गया आपको। अगर ये समझ में आ गया तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, उसको जरा सुनिएगा। कहाँ गया? अभी मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ये लिख लिया, लिखा था कि नहीं आपने? नहीं लिखा होगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। या क्लास खत्म होने के बाद ये वीडियो फिर से चलाइएगा और चलिए। चलिए तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना तो आप ऐसे याद रखिएगा, ऐसे। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s करेंगे, फिर 2s करेंगे, फिर 2p करेंगे,
फिर 3s करेंगे, 3p करेंगे, फिर 3d नहीं करके 4s करेंगे, 4s के बाद 3d करेंगे, फिर 4p करेंगे, फिर 4d नहीं करेंगे, फिर बल्कि 5s करेंगे। तो इस तरह से आपकी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है? अब देखिए जो s में है, s में सिर्फ एक s ऑर्बिटल होता है, ये भी लिख लीजिए साइड में, जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए। आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं यही बता देता हूं आपको ना, या रुकिए, एक s सब सेल जो होता है एक s ऑर्बिटल से बनता है, जो ऐसे एक p सब सेल 3p ऑर्बिटल से मिलकर बना, एक p 3p ऑर्बिटल से मिलकर बनेगा, एक d सब सेल 5d ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका प्रूफ तो है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको सिर्फ इतनी चीजें बतानी है। जो एक f है वो 5f ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, 1 2 3, सॉरी ये 5 से 7 था, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन is present in an one orbital। इस पे भी क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ध्यान से सुनने के बाद इसको आंसर भी करिएगा, ऐसा नहीं कि है ना, थोड़ा लेट हो जाएगा, हम एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा के जाएंगे, और आप भी आराम से बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट सीखा करें। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ठीक। तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अगर मैं पूछूं p ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आंसर होगा, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने, क्या होगा आंसर आपका, क्या होगा, क्या होगा, 2 ही होगा, गलत ना करें, 2 ही होगा। अगर मैं ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, चाहे p बोलूं, d बोलूं, f बोलूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि p सबसेल 3p ऑर्बिटल से बना हुआ है, और एक p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, ठीक। यहाँ कितने होंगे, 10। सो भी यहाँ पे 14, क्लियर है। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, तो 6 14 10 14। तो बच्चे यहाँ पे यही चीज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के समय फिल करते हैं। पहले ये लिख लो कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस सबसेल की बात करेंगे, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 अलग अलग चीजें हैं। एक ऑर्बिट में, जैसे मैं बोलूं सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट में देखो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा सेकेंड ऑर्बिट। लेकिन p सबसेल में कितने हैं, तो 6। p ऑर्बिटल में कितने, तो 2। तो यहाँ जो आपने देखा, यहाँ पे मैं लिख, अब इसको जरा लिख लो, लिख लिया होगा ना इसको। अब आप देखो जरा इसको, तो इस पे क्या लिखूं, 2, 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 इस पे क्या लिखूं, कितने होते हैं, 6। यहाँ क्या लिखूं, 6, यहाँ क्या होता है, 10, यहाँ क्या होता है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 7 के बाद 9 आता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं, इतना समझ में आ गया 1s2 2s2। अब अगर मैं 5 सेल की बात करूं, 5 वाले की बात करूं, तो 4 वाला क्या हो जाएगा, 4 वाला उसके लिए n-1 हो जाएगा। अगर मैं 5 को n लूं तो 4 क्या हो जाएगा n-1, 3 क्या हो जाएगा n-2। तो ऐसे भी आपको देखना पड़ेगा, अगर मैं 5 को n लेता हूं तो 4 क्या होगा n-2 और 3 क्या होगा 4 क्या होगा n-1 और 3 क्या होगा n-2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अबाउ प्रिंसिपल समझ में आ गया क्या? अबाउ प्रिंसिपल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है आपको, ठीक है। आगे अच्छा, एक बात और बताएंगे क्या, इसको मैं रख देता हूँ इधर। क्वेश्चन देख लो, विच वन इज करेक्ट। किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, मान लो मैंने 20 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हूँ। चलिए अभी इसके बाद करेंगे ये वाला चीज़ ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इतना समझ में आ गया अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल समझ आ गया। अब थोड़ा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पढ़ लीजिए, या शेप ऑफ ऑर्बिटल छोड़ो, शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल और नोड और नोडल प्लेन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो नोड और भी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें बच जाएंगी जो, उसको हम एक क्लास आधे क्लास और लेके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is known as electronic configuration. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑर्बिटल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ऑर्बिट की हम बात करते हैं, तो इसको ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन को मैं इधर जैसे फिल कर रहा हूँ, पहले 2 फिल किया, फिर इसमें 2, फिर इसमें, जैसे आपको मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप यहाँ से फिल करिए, 2 इसमें, 2 इसमें 6, फिर किधर जाएंगे इसमें 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6। फिर अगर आपको 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो इधर नीचे आइए, 10 के बाद अब यहाँ 2 भर सकते हैं, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे 3s1, 3s1, तो यहाँ पे आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो 3s2 हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3p6 में चला, सॉरी 3p1 में चला जाएगा। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते समय कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल को आप देख लीजिए। पहला रूल तो आपका हर्ट्ज प्रिंसिपल ही है, जो आपने अभी पढ़ लिया। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हम जब भी फिल करेंगे तो लोअर एनर्जी में देन अपर एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो पहला अबाउ प्रिंसिपल ही है, अबाउ प्रिंसिपल की अब हम बात नहीं करेंगे। सेकंड जो है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। अगर आप 11th में होंगे तो आपको पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल या हर्ट्ज प्रिंसिपल में से एक चीज आपके टीचर जो होते हैं एग्जाम में जरूर देते हैं। तो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, PAULIS, पाउलीज,
पाउली's प्रिंसिपल। तो पाउली का सिद्धांत, अब इसका एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का हिंदी मुझे ध्यान नहीं है, तो पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है, ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन, क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन within the same atom can have the same value for all quantum number। ये है पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब इसको हिंदी में सुन लीजिए। ये बोलता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही एटम में या एक ही एटम के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती है। यही है पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। No two electron within the same atom can have the same value for all quantum number. This is known as Pauli exclusion principle। अब मैं आपको हर्ट्ज प्रिंसिपल बताता हूँ, फिर मैं इसके थोड़े से एप्लीकेशन वाले पार्ट की बात करेंगे कि कैसे ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये एक्चुअल में क्या कह रहा है। लेकिन पहले मैं आपको इसका थ्योरी लिखा देता हूँ, हर्ट्ज प्रिंसिपल। अच्छा, हर्ट्ज प्रिंसिपल के लिए एक चीज है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप हर्ट्ज प्रिंसिपल देख रहे हैं तो थोड़ा सा टफ है, बल्कि मैं आपको देख रहा हूँ एनसीईआरटी मैं इसको मतलब समझा देता हूँ आपको, ठीक है, मतलब समझा देता हूँ। और एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी लिखिएगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है उसका। तो हर्ट्ज प्रिंसिपल ये क्या बोलता है ये मैं समझा देता हूँ। हर्ट्ज प्रिंसिपल ये बोलता है कि पेयरिंग, उसने पेयरिंग की बात की है, पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब पेयरिंग कहाँ टेक्स प्लेस होगी, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, है ना। पेयरिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज डन। मतलब इसका समझिए, अगर आप एनसीईआरटी मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये बोलता है कि आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो ऑर्बिटल, वो सबसेल आपका हाफ फिल्ड ना हो जाए, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए, वो ये कहता है कि मान लीजिए आपको पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको पी में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो वो कहता है कि आप ऐसा नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में भर दें। वो कहता है आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो कहता है कि पेयरिंग तभी होगी जब वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और अगर हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है तो पहले उसे हाफ फिल्ड बनाइए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आपको फिल करना है तो वो ऐसे फिल होंगे। फिर कहता है ये मेथड गलत है, ये मेथड सही है। कहता है 3 इलेक्ट्रॉन को अगर भरना है तो फिर कहता है कि पेयरिंग नहीं कर सकते आप जब तक कि वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। सॉरी, ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फिल करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और ऐसे से भर दिया, या आपके पास एक ऑप्शन है ऐसे ऐसे भर दिया। वो कहता है ऐसा नहीं, वो कहता है कि पहले आप इसको हाफ फिल्ड भरें, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन भरें, जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए वो हाफ फिल्ड हो गया तब जाके पेयरिंग करें। यही है हर्ट्ज का नियम। ऐसे अगर मैं डी की बात करूं, डी की,
तो डी में मान लीजिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब मैं डी तुरंत बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। डी में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसा नहीं कि 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे भर दो, ऐसे नहीं। पहले तुम क्या करो, आधा भरो 3 4 5, फिर पेयरिंग कराओ 6 7 8। ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का हंट्स का नियम। ये है हंट्स का नियम। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप की समझ में भी आया होगा आपको। समझ आया कि नहीं? अब आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं क्या? अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और हम लोग इसके साथ साथ अगले चैप्टर को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। स्टार्ट करने की एटलीस्ट बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, ये तो बता ही दूंगा आपको, सो दैट हमें लगता है शायद आपको आधे घंटे और लगेंगे इस पार्ट को खत्म करने के लिए। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, हंट्स प्रिंसिपल समझ में आ गया, एक हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली बात करना है, वो थोड़ा सा 2-4 मिनट और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है? No two electron within the same atom can have the same value for all quantum number, है ना। यही बात बोली उसने। अच्छा, अब चलिए मान लीजिए मैं p के इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर रहा हूँ, ठीक। मेरा जो p का इलेक्ट्रॉन है वो 3p का है। 3p के तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तीसरे इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन, उसने ये बोला कि विद इन द सेम एटम, एक ही एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकती। मतलब इसका ये हुआ कि हो सकता है कि 3 क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन चौथी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। यही उसने बोला है। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग करते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए, यहाँ n की वैल्यू जरा बताना प्रखर क्या है? क्या n की वैल्यू प्रखर यहाँ पे 3 है? देखो यहाँ 3। शिव पूजन l की वैल्यू जरा बताना, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है? p के लिए l की वैल्यू क्या हुई? s के लिए 0 और 1। m की वैल्यू क्या होगी? -l से +l, तो -1 0 +1। चलो तो देखो ये माइनस जो हम करते हैं ना, ये m की जो वैल्यू माइनस करते हैं, ये यही है, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये +1 होता है, ठीक है। अब जरा s की वैल्यू बताओ थर्ड के लिए। सॉरी 1 2 3 4। थर्ड के लिए जो m की वैल्यू है, देखो वो प्लस का 1 है ना, m के लिए थर्ड की वैल्यू प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 लिख दिया मैंने। समझ में आ रही है? अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन मैं अगली क्लास में और कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके और बिल्डअप हो जाएंगे। और जितनी चीज पढ़ा रहा हूँ ना, उतनी चीज पढ़ते रहो ध्यान से, सब अच्छे से हो जाएगा। एस की वैल्यू देखो, ये ऊपर है ना, ये ऊपर है, ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का हाफ, ठीक है। अच्छा, चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो n की वैल्यू क्या हुई? 3। l की वैल्यू क्या हुई? 1। m की वैल्यू जरा बताओ क्या है? m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है -1। और s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है +1 प्लस हाफ। तो देखो ये सारी 3 वैल्यू देखो इक्वल दिख रही है, लेकिन एक वैल्यू डिफरेंट हो गई। इसका मतलब ये यही वो बोल रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर। क्लियर है? एक चीज और सुन लो, सेम क्वेश्चन में देखो जरा 1 2 3 4। अब जरा मैं इसको ध्यान से देखना, इसको इसके स्पिन ऊपर कर दूं, तो मैं 1 2 3 4 1 और 4th इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, 1 और 4th इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, तो मैं
n की वैल्यू क्या लिखूंगा 3, इसके लिए भी n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या लिखूंगा 1, इसके लिए भी l की वैल्यू 1, m की वैल्यू क्या लिखूंगा, इसके लिए m की वैल्यू क्या लिखा मैंने -1, इसके लिए भी n की वैल्यू -1 हो जाएगी। और अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर कर दिया, तो s की वैल्यू क्या दोनों के लिए ही +½ हो जाएगी? क्या दोनों के लिए +½ हो जाएगी? क्या ये अरेंजमेंट आपको दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम दिख गई? क्या दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम दिख रही है क्या? जल्दी से बताइए, क्या दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम दिख रही है क्या? दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम दिख रही है क्या, है ना? इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसकी पेयरिंग करते हैं, आज देखिए आपने कई काम किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल पढ़ लिए, क्वेश्चंस कर लिए प्रीवियस ईयर के, और बस कुछ पार्ट आपके बचे हुए हैं। इसको अगर अब मैं नीचे कर दूं, तो जब पेयरिंग कराते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है, एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है। इसका मतलब कि अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये जो वैल्यू आपने लिखा है बच्चे, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -½ हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप इस तरह से फिल करते हैं। बात समझ आई? एक क्वेश्चन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर रहा हूं तो किस रूल को वो सपोर्ट कर रहा है, बस ये बता दो। क्या पाउली एक्सक्लूशन को सपोर्ट कर रहा है? पाउली को कर रहा है? नहीं कर रहा है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या हर्ट्ज को फॉलो कर रहा है? हाँ, हर्ट्ज को फॉलो कर रहा है। हर्ट्ज के अकॉर्डिंग सही है, पाउली के अकॉर्डिंग गलत है। हर्ट्ज के अकॉर्डिंग क्यों सही है? क्योंकि हर्ट्ज ने सिर्फ पेयरिंग की बात की है। वो यही बोलता है कि हाफ फिल्ड करने के बाद जब भी तुम आओ तब तुम पेयरिंग करा सकते हो, बस इतना कहा। पेयरिंग ऊपर कराना है कि नीचे कराना, वो ये नहीं बोलता सिर्फ। तो ये हर्ट्ज के अकॉर्डिंग सही है, पाउली के हिसाब से गलत है। तो अगर आपने देखा होगा एम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, एम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, वो दे देगा, आपको लगेगा अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, ये पाउली के हिसाब से गलत है, बट हंस के हिसाब से सही है। तो होप कि आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी केमिस्ट्री में, और आज का भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर दीजिए इनका, ठीक है? अब नहीं समझ में आया का मतलब भी समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आए क्लास में सो गए, ठीक है? आप आए क्लास में क्या गए, सो गए, और 1 घंटे बाद उठे और देखा अरे अखिल सर ने बोला कि नहीं समझ में आएगा तो मैसेज कर रहा है, तो तुरंत मैसेज, ऐसा नहीं तो बताऊंगे नहीं। आप जितने सीरियस होंगे उतना ही, उससे ज्यादा सीरियस मैं होऊंगा, लेकिन पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब 10 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ओनली व्हेन यू आर सीरियस। और एक चीज और जान लेना, हर एक टीचर को पता होता है कि उसकी स्टूडेंट में कहाँ कमी है, कहाँ नहीं आता है, कहाँ वो स्टक करता है, कहाँ वो प्रॉब्लम फेस करता है, वो सारा टीचर्स को पता है, ठीक है? और मेरा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते कि एटलीस्ट मुझे स्टूडेंट के बारे में पता रहता है कि यहाँ पे लैग करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे करेगा, ठीक है? तो आपकी ड्यूटी, अगर आप 100% दे रहे हैं तो मैं 200% दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि मुझे कोविड था और मैं कोविड में भी मैंने क्लास ली थी, ठीक है? तो मैं, क्योंकि आपका डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए, तो प्लीज पढ़ाई करें। कोई भी चीजें हैं नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली पूछिए, और कोशिश मैं करूंगा कि आपको चीजें बताऊं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूं, ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखिए, और हम लोग कब मिलेंगे? अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है,
कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2 मिनट में समझ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। और कुछ कुछ और पॉइंट है, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करके आ जाइएगा तो हम लोग इसे आगे कर लेंगे। होप कि आपको समझ आया होगा चीज़ें, और अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा जाते समय एक लाइक भी कर दिया करो यार, है ना। तो लाइक का बटन होता है ना उधर, मतलब लाइक किसको बोलते हैं इसे ना, तो ये वाला बटन दबाइएगा, ऐसा नहीं। ओके, चलिए, ओके, गुड। सो वी जस्ट मीट इन नेक्स्ट क्लास। होप you are doing well, and you are just doing you just utilize your 100% energy in this system and in this program. Thank you for all of you.